युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हो क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। लगभग 90 लाख लोग मर गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। पिछली वीडियो में हमने 19वीं शताब्दी में ग्लोबल वर्ल्ड की स्थिति को देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ग्लोबलाइजेशन की क्या स्थिति थी। वर्ल्ड वॉर वन लड़ा तो यूरोप में गया, पर उसका प्रभाव जो था वो पूरे विश्व पर देखा गया। वर्ल्ड वॉर वन ने दुनिया को इतने बड़े संकट में डाल दिया जिससे उबरने में पूरे विश्व को लगभग 30 साल का वक्त लग गया। और अभी वर्ल्ड वॉर वन के इंपैक्ट से पूरी दुनिया उबरी भी नहीं थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस दुनिया की क्या स्थिति रही, ग्लोबल वर्ल्ड की क्या स्थिति रही। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है युद्ध के दौरान जो भी बदलाव हुए। ये युद्ध जो लड़ा गया वो 2 टीम्स के बीच में लड़ा गया। पहली टीम थी मित्र राष्ट्र की, यानी कि एलाइज पावर्स की। उसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में उसे यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है। दूसरी टीम में थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें ऑटोमन तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, इस तरह के देश शामिल थे। तो हो जाता है इसमें घमासान युद्ध, और ज्यादातर कंट्रीज को लगता है कि युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हो क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। पर यह युद्ध चल गया 4 साल के लगभग, और ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्यों ये इतना घमासान इसलिए हो गया? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकली जो सबसे अच्छी कंट्रीज थी उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो गया था, जिसकी वजह से सभी देशों के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। इस वजह से उन्होंने इस युद्ध में मशीन गन्स, उसके बाद एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स और उसके बाद केमिकल वेपन सब कुछ यूज किए। आप इसके खतरनाक लेवल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, लगभग 90 लाख लोग मर गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। यूरोप में ऐसे लोगों की कमी हो गई थी जो कि काम कर सकते हैं, यानी काम पर जा सकते हैं। और क्योंकि पुरुष जो थे वो ज्यादा करके इन मोर्चों में जाते थे, इस वजह से महिलाएं भी घरों से बाहर निकली, उन्होंने बाहर के काम भी संभाल लिए, यानी कि समाज का स्वरूप ही बदल कर रख दिया इस विश्व युद्ध ने। इसके अलावा ब्रिटेन बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया, और उसने जो सबसे ज्यादा कर्जा लिया वो लिया यूएसए से। यूएसए पहले कर्जदार था, लेकिन अब वो कर्जदाता बन गया था। यानी विश्व के अन्य देशों का जितना धन, जितना एसेट यूएसए में है, उससे ज्यादा एसेट यूएस का दूसरे देशों में है। यानी कि पहले यूएसए लोगों से पैसा मांगता था, दूसरे देशों से पैसा मांगता था, पर अब यूएसए पैसा बांट सकता है। तो ये तो था कि डायरेक्ट इंपैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वॉर वन का पूरे विश्व पर। अब देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद रिकवरी कैसे हुई। हालांकि टॉपिक का नाम रिकवरी है, बट इसमें रिकवरी मिलने वाला नहीं है, आपको संकट ही संकट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन पे आई हुई संकट के बारे में। देखिए, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर वन से पहले बहुत ही ज्यादा खुशहाल था, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास था। लेकिन अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, संकट भी उसी के ऊपर सबसे ज्यादा आती है। होता क्या है कि जब ये ब्रिटेन जो है वो बिजी हो जाता है वर्ल्ड वॉर में, तो जापान और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है। जब ब्रिटेन फ्री होता है वर्ल्ड वॉर से तो आता है, और इंडिया में उसको जड़ें जमाने में फिर से मुश्किलें आती हैं। दूसरा, जापान जो है वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा होता है, तो इस वजह से वो भी स्ट्रांग हो जाता है, तो उससे भी कंपीट करने में ब्रिटेन को दिक्कत आती है। तीसरा, ब्रिटेन कर्जे के जाल में बिल्कुल ही फंस चुका था। तो ये थी ब्रिटेन की कुछ समस्याएं जो कि वर्ल्ड वॉर वन की वजह से उसके ऊपर आई थी। अब बात करते हैं इस वर्ल्ड वॉर वन का एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, प्रोडक्शन, इन सब पर क्या इंपैक्ट रहा। देखिए, होता क्या है कि जैसे वर्ल्ड वॉर वन शुरू होता है, इन सब में बूम आता है, यानी कि प्रोडक्शन और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, सभी चीजें बहुत ही तेजी से बढ़ जाती हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर पे जो एक्सपेंड कर रही थी, जितना पैसा लगा रही थी, उस पैसे को कम कर देती है। लोग की जॉब चली जाती है, जॉबलेस हो जाते हैं लोग। हालत यहां तक हो जाती है कि 1921 में ब्रिटेन के हर 5वें बंदे के पास जॉब नहीं थी। अब इस टाइम पे ऐसे भी तो कुछ कंट्रीज थे जो एग्रीकल्चरल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, यानी व्यापार करते थे उसका। तो उनका क्या हुआ चलिए जानते हैं। होता यह है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो पूर्वी यूरोप था वो उगाता था गेहूं भर भर के। लेकिन विश्व युद्ध होता है, यूरोप बिजी हो जाता है अपने युद्ध में। अब यहां पर मौका मिल जाता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को ये गेहूं उगाने का। वो लोग मतलब भर भर के उगाते हैं। लेकिन विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूर्वी अफ्रीका फिर से गेहूं उगाने लग जाता है। अब सबके सब गेहूं ही उगा रहे हैं। देखिए, पूर्वी यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अमेरिका, ये सभी गेहूं उगा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में गेहूं बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो चीज इतनी ज्यादा है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। जब प्राइसेस कम हो गए तो किसानों को उसका सही मूल्य नहीं मिल पाया। अब सही मूल्य नहीं मिल पाया तो वो कर्जे में फंस गए। तो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रिकवरी कैसे होती है। हालांकि इसमें रिकवरी नहीं था, संकट ज्यादा थे। अब बात करते हैं कि मास प्रोडक्शन या और मास कंजम्पशन क्या था। देखिए,
नो डाउट वर्ल्ड वॉर वन का सभी देशों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा, लेकिन प्रभाव अमेरिका पे भी पड़ा, लेकिन अमेरिका जल्दी रिकवर करने लग गया। कैसे रिकवर करने लग गया? क्योंकि उसने 1920s में ही मास प्रोडक्शन की टेक्निक को डेवलप कर लिया था। अब ये टेक्निक क्या थी, ये कैसे डेवलप किया गया, समझते हैं। एक कार कंपनी का मालिक था, तो उसने ही ये जो इन्वेंशन है वो किया, मतलब उसने ही सबसे पहले ये वाला सिस्टम अडॉप्ट किया मास प्रोडक्शन का। तो उसने क्या देखा कि वो जाता है शिकागो में वो देखता है कि एक बूचड़ खाना यानी स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है जहां पर मांस को काट कर और बेचा जाता है। तो उसने वहां पर क्या देखा कि जो भी विक्रेता है वो क्या कर रहा है, काट के उसको कन्वेयर बेल्ट पे रख दे रहा है, कन्वेयर बेल्ट स्लाइड करके आगे तक जा रहा है, कस्टमर वहां से उठा रहा है पैकेट और लेकर चला जा रहा है। तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा सही है, इसको हम अपने कार बनाने के उसमें प्रक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। इस कन्वेयर बेल्ट में क्या था कि एक पर्टिकुलर मजदूर जो था वो एक पर्टिकुलर काम को ही रिपीट करता जाता था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई इस तरह से हैंगिंग कन्वेयर है, यहां से कोई सामान बनकर आता है और ये वाला मजदूर जो है वो क्या करता है, इस पे कवर लगा रहा है और अगला वाला मजदूर पॉलिश कर रहा है। तो सपोज यहां से सामान आया, मैंने कवर लगाया, अगला मजदूर उस पर पॉलिश करेगा। अगर मैं कवर नहीं लगाऊंगा तो अगला मजदूर उस पर पॉलिश नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से काम बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो यहां पर हुआ ये कि अब मैं आराम नहीं कर सकता, बिल्कुल भी मैं दूसरों से बातचीत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं स्पीड में काम करूंगा, जल्दी काम करूंगा और काम की तेजी जो है बढ़ जाएगी, कम समय में ही ज्यादा उत्पादन हो पाएगा। तो इसलिए उस कार कंपनी मालिक ने इस कन्वेयर बेल्ट वाले सिस्टम को अपनाया। इस असेंबली लाइन सिस्टम का फायदा इतना तगड़ा हुआ कि हर 3 मिनट में एक कार बनने लग गई। जानना चाहेंगे कि वो इंसान कौन था जो कि इस असेंबली लाइन सिस्टम को जिसने इंट्रोड्यूस किया इस तरह से कार बनाने में? वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी फोर्ड था। और फोर्ड की टी मॉडल की कार सबसे पहली ऐसी कार थी जो इनका की मास प्रोडक्शन हुआ था। पर इस पूरे सिस्टम की वजह से वर्कर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। कैसे स्ट्रेस में आ गए? क्योंकि इतना सारा काम था, मतलब कंटिन्यूसली आपको वही काम करते रहना है, तो उन्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाती थी, फिर सैलरी भी उतनी है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। तो हेनरी ने क्या किया, उन्होंने उनकी सैलरी को डबल कर दिया और सैलरी को डबल करने से जो उनको थोड़ा सा घाटा लगा था उसकी जगह पर उन्होंने उस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे कि अब उनको बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कॉस्ट कटिंग के लिए इससे बढ़िया फैसला मैंने आज तक नहीं लिया है। और कुछ ही सालों में हेनरी फोर्ड के इस सिस्टम को बाकी सारी अमेरिकन कंपनीज जो थी कार वाली उन्होंने भी अपनाया और इसका प्रभाव ये पड़ा कि 1919 में जो कार्स का प्रोडक्शन 20 लाख था वो बढ़कर कितना हो गया, 50 लाख हो गया 1929 में। अब इससे कंजम्पशन को भी बूम मिला। समझिए कैसे? लोग मजदूर जो थे जब वो इस तरह के काम करने लग गए तो उनकी भी परचेसिंग पावर बढ़ गई। उन्होंने रेफ्रिजरेटर, कूलर, इस तरह की चीजें खरीदनी शुरू की, ग्रामोफोन प्लेयर्स, मतलब इस तरह की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। वो लोग इस तरह की चीजों को लोन पर ले लेते थे, यानी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते थे और उसके बाद पे करते रहते थे। 1920 तक आते आते अमेरिका हाउस लोन्स देने लग गया था, यानी घर निर्माण के लिए। समझिए, जब घर एक बनाना है तो उसके लिए क्या, सीमेंट और बाकी सारी चीजें चाहिए, तो उनका कंजम्पशन बढ़ गया। दूसरा, उसमें मजदूर भी चाहिए तो लोगों को रोजगार भी मिला, उसे बनाने के लिए पैसा भी चाहिए तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया। यानी इस हाउस लोन वाली प्रक्रिया ने भी अमेरिका को स्ट्रांग बनाया। अगली जो चीज थी वो ये थी कि 1923 आते आते अमेरिका ने पूरे विश्व को पूंजी सप्लाई करना शुरू कर दिया था, पैसे बांटने शुरू कर दिए थे। वो अमेरिका जो कभी कर्जदार था वो कर्जदाता बन चुका था। पर अमेरिका की भी ये संपन्नता ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि 1929 में आ जाता है इकोनॉमिक डिप्रेशन और फिर से जो पूरी दुनिया है वो इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के नीचे कराहने लग जाती है। तो ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट रहा पूरी दुनिया पे, शुरुआत में कैसा रहा, फिर बीच में कैसा रहा और किस तरह से अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही वजह से एक फिर से सुपर पावर के रूप में बनकर उभर कर सामने आया। तो चलिए शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं हमने जो भी जाना है इसमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि वॉर टाइम पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे। उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले ये देखा वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था वो दो देशों के गुटों के बीच में लड़ा गया था। पहले में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया थे, जिसको बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया। और दूसरे में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की, ये सब थे। आपको याद होगा कि ऑटोमन तुर्की की हार के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला, 9 मिलियन लोग मर गए थे और 20 मिलियन के लगभग इंजर्ड हो गए थे। फिर विमेंस, जिसकी वजह से जब पुरुष मोर्चे पर जाने लगे तो विमेंस को भी स्टेप आउट करना पड़ा, उन्हें बाहर के काम संभालने पड़े, समाज का पूरा स्वरूप ही बदल गया था।
फिर हमने देखा ब्रिटेन ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था और यूएसए भी एक सुपर पावर के रूप में उभरने लग गया। फिर हमने पोस्ट वॉर रिकवरी में बहुत सारे संकटों के बारे में जाना, जिसमें से कुछ संकट पर्टिकुलरली ब्रिटेन के ऊपर थे। और फिर हमने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की वजह से आए हुए इकोनॉमिक बूम के बारे में देखा था, जिसमें प्रोडक्शन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ा, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुआ ये सब फिर से गिर गया। और फिर हमने देखा एग्रीकल्चरल क्राइसिस के बारे में कि पूर्वी यूरोप ही सिर्फ प्रोड्यूस करता था गेहूं को, फिर बाकी 3 देश कूद पड़े जैसी वॉर हुआ। वॉर खत्म होने के बाद ये चारों ही प्रोडक्शन करने लग गए, जिसकी वजह से ज्यादा गेहूं हो गया मार्केट में, फार्मर्स के ऊपर डेट हो जाता है। फिर हमने देखा था मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने हेनरी फोर्ड के बारे में समझा था कि कैसे एक बूचड़ खाने की टेक्निक को उन्होंने अपने कार असेंबली टेक्निक में अपनाया और जिसका कि बहुत ज्यादा लाभ उनको हुआ। और वो अमेरिका जो कभी कर्जदार हुआ करता था वो कर्जदाता बन गया। उसने होम लोन बांटने शुरू किए, उसने इंस्टॉलमेंट पे जो भी लग्जरियस चीजें होती हैं वो देनी शुरू की, यहाँ तक कि उसने पूरे विश्व को पूंजी सप्लाई किया एक टाइम पर इन सब के बाद भी 1929 में फिर से एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है, जिसकी मार इस पूरी दुनिया पे पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि 1929 के इकोनॉमिक डिप्रेशन का पूरे वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट रहा। तब तक पढ़ते रहिए, मौज करिए। जय हिंद।